हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो। 2-4 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सभ्यता के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानेंगे। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो ज़्यादातर साइट्स मिली हैं, इसके ज़्यादातर शहर मिले हैं, वो सिंधु नदी तंत्र के किनारे ही पाए गए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहले जिस साइट की खुदाई हुई थी, जिस साइट का पता लगा था, वो हड़प्पा शहर था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम पर पड़ गया। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के लोग ब्रॉन्ज से परिचित थे, जिसे कांस्य भी कहा जाता है। इसके अगर हम समय काल की बात करें तो इसका जो प्रमाणित समय काल है वो 2500 से 1700 BCE माना गया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अलग अलग बुक्स से, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग समय दिए गए हैं, बट जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित समय है वो इसी को माना गया है। कहीं पे 1750 भी आपको मिलेगा, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज इस समय काल को माना जाता है, आदि ऐतिहासिक काल जिसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमें रिटन सोर्सेज तो मिले हैं लेकिन अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के काल में डाला जाता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, ट्रायंगुलर था। आप नीचे देख सकते हैं। आपको इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो शहर हैं इस सभ्यता की, उनको याद रखना है। वैसे तो इसकी जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में ही पाई गई हैं, पर कुछ एक साइट्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी मिली हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में ही हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका जो विस्तार था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो इसके अगर हम सबसे पूर्वी शहर की बात करें तो वो आज का जो उत्तर प्रदेश है इंडिया में, उसका शहर है आलमगीर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। अगर हम पश्चिमी इसकी साइड की बात करें तो सबसे जो पश्चिमी शहर है वो है सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। और सबसे उत्तरी अगर हम शहर की बात करें तो वो आज के जम्मू एंड कश्मीर में मांडा शहर है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे अगर हम दक्षिणी शहर की बात करें तो वो है दायमाबाद, जो कि आज के महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। तो ये आपको नदियों के नाम और शहरों के नाम और दिशा के साथ याद रखने हैं। आप कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुतका गेंडोर है। ठीक है, उत्तर में मांडा है और दक्षिण में दायमाबाद है। इस प्रकार आप किसी तरह से इन जो साइट्स हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, इनको याद रख सकते हैं। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार आप ये मैप में भी देख सकते हैं। मैप को आप समझ सकते हैं। ऊपर मांडा JNK की जगह है, साइट है। यूपी में आलमगीरपुर, नीचे महाराष्ट्र में दायमाबाद और इधर पाकिस्तान में सुतका गेंडोर पश्चिमी शोर। ये फैलाव इस तरह से था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसे हुए शहर थे। आगे हम बात करते हैं कि ये जो साइट्स की खुदाई है, ये जो डिस्कवरीज़ हैं वो किस तरह से की जाती हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी सुपरविजन में ये सब होता है। तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1861 में हुई थी। फाउंडर इसके थे अलेक्जेंडर कनिंघम।
इसके आज भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कैलकाटा में हैं और आज की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो वी विद्यावती हैं। इस पोजीशन पे हमेशा कोई ना कोई IAS ही होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी हमें पुराने साक्ष्य मिलते हैं खुदाई के दौरान, पुरानी साइट्स मिलती हैं, पुराने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मिलते हैं, उनका संरक्षण का कार्य जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि रिकवरी कैसे हुई इस सिविलाइजेशन की, ठीक है। सबसे पहले इस हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में पंजाब। ये तब की बात है जब इंडिया का जो डिवीज़न है वो नहीं हुआ था, ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। तो 1921 में पंजाब का शहर हड़प्पा, उसमें खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में पता चला, कुछ पुराने साक्ष्य मिले, ठीक है। और ये जो उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, उनके नेतृत्व में ये खुदाई हुई पंजाब के सिंध प्रांत में, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में भी खुदाई हुई 1922 में, जो कि रखालदास बैनर्जी के नेतृत्व में हुई, ठीक है। ये इनकी तस्वीरें दी गई हैं। सबसे पहले जॉन मार्शल जी, जो कि उस वक्त 1921 में डायरेक्टर जनरल थे ASI के। फिर दयाराम साहनी जी, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की। उसके बाद रखालदास बैनर्जी जी, जिन्होंने खुदाई की थी मोहनजोदाड़ो की। ये नीचे साइट के आपको जो अवशेष हैं उनके तस्वीरें दिखाई गई हैं, देख सकते हैं आप। आगे बात करेंगे वहाँ पे इसकी मतलब और जानकारी हमें किस तरह से मिली। जो इंडस की जो स्क्रिप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उन्होंने लिखा तो ज़रूर है, लिखित साक्ष्य हमें ज़रूर मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए हैं। अब ये किस तरह की लैंग्वेज है उनकी, उसके बारे में जान लेते हैं। जो हड़प्पा की जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है इनकी, इसको हम पिक्टोग्राफिक लिपि बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो साइंस हैं, कुछ बर्ड्स के साइन हैं, फिश के साइन हैं, इसके अलावा कुछ ह्यूमन फॉर्म्स भी दी गई हैं, कुछ इंसानों के चित्र भी बने हुए हैं, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को पोस्टोफिदन लिपि बोला जाता है, जो कि जैसे कि हम हिंदी या इंग्लिश हम लिखते हैं, हम लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर राइट में, फिर नेक्स्ट लाइन लेफ़्ट से राइट में पहले। लेकिन इनकी किस तरह से है लिपि, इनकी ये राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं पहले, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उर्दू लिखा जाता है, पहले राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, लेकिन उर्दू फिर राइट टू लेफ़्ट ही लिखा जाता है। लेकिन इनकी जो लिपि है राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, फिर अगली लाइन लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, फिर राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, फिर लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। इस तरह से ये लिखते हैं, ठीक है। तो बस आपने ये याद रखना है कि इनकी जो लिपि है वैसे तो अज्ञात है, लेकिन इसको पिक्टोग्राफिक भी बोला जाता है, पोस्टोफिदन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो साइंस हैं वो लगभग 400 से 600 तक हैं। काफ़ी सारी कोशिशें की गई इस जो इनकी स्क्रिप्ट है इसको डिसिफर करने की, पर पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं। ये 3 विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डिसिफर करने की कोशिश की है। एस आर राव जी, इनका नाम याद रख सकते हैं आप। ईरावथम महादेवन जी, इन्होंने भी कोशिश की इसको पढ़ने की। इसके अलावा अस्को परपोला जी, इन्होंने भी कोशिश की इसको पढ़ने की। इन्होंने अपनी तरफ से मतलब स्क्रिप्ट जो पढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी सेंस तो निकलती है, लेकिन फिर भी उसको माना नहीं गया, मतलब कि प्रमाणित तौर पे उसको नहीं माना गया है। इसलिए अभी तक यही माना जाता है कि उसको सफलता नहीं मिली है पढ़ पाने में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में सिचुएटेड हैं। किस किस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, ठीक है, किस स्टेट में है, ठीक है, ये सब दिया गया है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। पहले इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले बात करेंगे कि ये एक शहरी सभ्यता थी।
सिर्फ भारत की ही नहीं, सिर्फ एशियन सब कॉन्टिनेंट की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो नगर थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसे हुए थे। ठीक है, इसमें ये जो नगर होते थे इनको 3 भागों में बांटा हुआ होता था। एक इलीट क्लास के लिए होता था, जो कि सिटाडल किले का जो एरिया होता था। इनके जो नगर होते थे वो चारों तरफ से मतलब चार दीवारी हुई होती थी उसमें। इसके अलावा जो मिडिल क्लास होती थी या जो व्यापारी वर्ग होता था उनके लिए अलग से सेक्शन बना होता था, और जो लेबर्स होते थे या कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन होते थे उनके लिए अलग से निवास था वो बना होता था। ये माना जाता है कि जो समाज था वो समतावादी समाज था, मतलब कि कोई ऊंच नीच जाति प्रथा वगैरह नहीं थी उस समय। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी मिली हैं वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सारी नगर ही ऐसी थी जिनमें कि चार दीवारी बनी हुई थी, किलेबंदी की हुई थी, लेकिन सिर्फ एक चुहुंदड़ो एक ऐसा शहर था, एक ऐसा नगर था जिसमें कि किलेबंदी नहीं की हुई थी। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जिसकी किलेबंदी नहीं हो रखी थी, तो वो चहुंदड़ो था। इस तरह से हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाए तो आप उसको आंसर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, जैसे इसके बाद जो वैदिक एज स्टार्ट हुई थी उसमें पितृ सत्तात्मक समाज था। इवन आज भी अगर देखा जाए तो जो सोसाइटी होती है ज़्यादातर पैट्रियार्कल होती है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी थी वो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर जो टेराकोटा फिगर्स मिली हैं, वो मूर्तियाँ मिली हैं, वो मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। जैसे नीचे आपको लास्ट में पिक्चर दिखाई गई है, इस तरह की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, जो ड्रेसिंग सेंस था उन लोगों का वो इस प्रकार था। जैसे नीचे एक तस्वीर आपको मूर्ति दिखाई गई है, उसमें दिखाया गया है जिसमें शॉल लपेटी हुई है। ये हो सकता है कि उस समय के जो हैं पुरोहित वर्ग से संबंधित रखते हों। 3 पत्ती शॉल में लपेटा हुआ है इन्होंने अपने आप को, इस प्रकार का इनका ड्रेसिंग स्टाइल रहा होगा। ठीक है, जो हमें स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं वहाँ के, उसमें से मतलब हमें उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में पता चलता है कि किस तरह के वो कपड़े पहनते होंगे। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे स्कॉलर्स विद्वान होते थे उनकी सोसाइटी में, कलाकार होते थे, व्यापारी होते थे, व्यापारी वर्ग, इस तरह मतलब ये वर्ग रहे होंगे। ठीक है, जो समतावादी सोसाइटी थी उसका मतलब ये नहीं है कि जाति प्रथा जो थी वो होगी, नहीं, जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा बाद में आई है। वैसे सब इक्वल थे, काम के बेसिस पे वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। कोई लेबर हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेडर हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है। इस तरह से वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा नहीं थी उस समाज में। इसके अलावा उनके जो कपड़े होते थे वो किस प्रकार के बने होते थे, कॉटन से बने होते थे, क्योंकि कपास से बड़े अच्छे से परिचित थे वो लोग। सबसे पहले जो सबूत मिले हैं कपास उगाने के वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिले हैं। सिल्क से परिचित थे, ऊन से परिचित थे। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से हमें बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो लोग जो थे वो बुनाई से परिचित थे, स्पिनिंग से, वेविंग से परिचित थे, ये टेक्निक से वो लोग जानते थे। हैंडीक्राफ्ट हथकरघा उद्योग से परिचित थे वो लोग। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स की बहुत अच्छी जानकारी थी उन लोगों को। ठीक है, हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, मेटल्स की जानकारी थी। चांदी से परिचित थे, सोने से परिचित थे, टिन से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, लेकिन वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन भी एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कि किस धातु से परिचित नहीं थे वो, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वहाँ पे हमें किसी किस्म के टेम्पल्स के, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोग जो थे वो ऑक्स की पूजा किया करते थे, पेड़ों की पूजा किया करते थे, ठीक है, पीपल वगैरह की पूजा किया करते थे। इसके अलावा जानवरों में हमें कहीं से भी
घोड़े के और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बैल के मिले हैं लेकिन गाय के नहीं मिले हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है कि अगर बैल के मिले हैं तो गाय भी होगी ही, लेकिन साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। घोड़े के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन एक जगह है सुरकोटदा, वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, ये ध्यान रखिएगा। घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं सुरकोटदा से, लेकिन अदरवाइज घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा द यूनिकॉर्न इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर in Indus Valley civilization. It was named as Pashupati Shiva. Seven mothers, Sapt Matrika, and compound creatures with largely inculcated in Hindu religion. मतलब जो साक्ष्य मिले हैं हमें वहाँ से मतलब जैसे पशुपति शिव के साक्ष्य मिले हैं, मदर गॉडेस के साक्ष्य मिले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि पीपल की पूजा की जाती थी, ऑक्स की पूजा की जाती थी, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म से संबंधित लगते हैं उस समय के लोग। ये देखो इस तरह से नगर बने होते थे। ये जो टॉप वाला ऊपर वाला हिस्सा है ये जो उच्च वर्ग है उससे संबंधित है। नीचे ये जो स्विमिंग पूल दिया गया है, मतलब इसे स्नानागार, द ग्रेट बाथ बोला गया है। पूजा के लिए ऐसा माना जाता है कि वो लोग पूजा कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आते होंगे, पवित्र स्नान करते होंगे। ठीक है, इस उपलक्ष्य में इसका उपयोग करते होंगे। इसके अलावा ज़्यादातर जो शहर मिले हैं उसमें ये जो स्नानागार है वो पाया गया है। वैसे अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेट बाथ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस शहर में पाया गया है, तो उसका आंसर आपने मोहनजोदाड़ो ही करना है। बाकी ज़्यादातर शहरों में इस तरह के पाए गए हैं जो ग्रेट बाथ है। ठीक है, और इसको ऐसा भी माना जाता है कि ये फर्स्ट पब्लिक वाटर टैंक इन द एंशियंट वर्ल्ड, मतलब कि ये पहला इस तरह का स्विमिंग पूल टाइप एंशियंट वर्ल्ड में जो पाया गया है वो सिंधु सभ्यता से ही पाया गया है। ठीक है, जो कि हमें खुदाई के दौरान मिला, और इसका जो उपयोग जैसे कि मैंने आपको बताया है रिलीजियस रिचुअल्स के लिए किया जाता था। इसमें लोग स्नान करके अपने जो रिलीजियस जो पर्पसेस होते थे उसके लिए उसकी पूर्ति करते थे। इसके अलावा जो घर बने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो पकी हुई ईंटों के बने हुए हैं। ये भी एक फेमस क्वेश्चन रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि घर किस चीज़ के बने हैं, लकड़ी के बने हैं, ठीक है, पत्थर के बने हैं, या पकी हुई ईंटों के बने हैं, या मिट्टी के बने हैं। तो इसका जो जवाब है वो बेक्ड ब्रिक हाउसेस इस प्रकार आएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पकी हुई ईंटों के घर बने हैं, और वो भी एक मतलब स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें होती थी। वो ऐसा नहीं कि कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, एक स्पेसिफिक साइज जो शेप होती थी उसकी ईंटें पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, और इसको फर्स्ट प्लान्ड सिटीज़ माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये ग्रिड डिज़ाइन दिया गया है, ग्रिड डिज़ाइन और रेक्टेंगुलर पैटर्न से ये बनी है। जो नालियाँ और गलियाँ होती थी वो एक स्पेसिफिक एंगल पे ही एक दूसरे को काटती थी। ऐसा नहीं था कि कोई गली बड़ी कोई छोटी, ऐसा नहीं था। मतलब सबका जो साइज़ होता था, जो शेप होती थी वो बिल्कुल परफेक्ट होती थी, एग्जैक्ट एंगल पे ही वो एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, और जो घर होते थे, मकान होते थे, वो डबल स्टोरी भी होते थे, ट्रिपल स्टोरी भी होते थे कहीं कहीं। ठीक है, बाकी अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ट्रेड व्यापार की बात करें, कमर्स की बात करें, तो नो मनी इकोनॉमी थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। जो तौल की इकाइयाँ होती थी वो फिक्स्ड होती थी। 16 के तौल की इकाई होती थी, जैसे 16, 32, 64, 128, इस प्रकार से उनकी जो तौल की पैमाने होते थे वो होते थे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये अलग अलग तरह के पत्थर होते थे जिनसे कि वो तोला करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो उनका वैसे तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी, खेती पे ही वो लोग डिपेंड करते थे। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री कुछ उन्होंने
मतलब पशु भी रखे हुए थे घर में, लेकिन बेस जो था वो उनका एग्रीकल्चर ही था। लेकिन वो लोग व्यापार भी किया करते थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक है, जो मेजर चीज़ें वो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनमें क्या क्या आता था? गेहूँ आता था, वीट, पीस, मटर आते थे। कपास को किया करते थे एक्सपोर्ट। पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन होते थे। बार्ले, जौ, अनाज जो है। ऑयल सीड्स जो है, बीड्स, मनके, टेराकोटा स्टैचूज़, जो पकी हुई मिट्टी के बुत बनाए जाते थे, उनको वो एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा हाथी के दांतों से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेडीमेड थिंग्स जो होती थी उनको वो लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, ये सब प्रकार के वो अनाज और जो व्यापारिक फसलें थे वो उगाया करते थे। ठीक है, उनका जो एक्सपोर्ट था, मतलब कि सिर्फ जो इंटरनल एरियाज़ थे उनमें ही नहीं, बल्कि बाहर के एरियाज़ में भी मतलब कि वो लोग बाहर के देशों के लिए भी वो लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। जो जानवर वो लोग पालतू रखा करते थे उनमें आती थी बफलोज आती थी। काउज़ लिखा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम बोला गया है कि काउज़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो आप काउज़ को कट कर दीजिएगा। ऑक्स रखा करते थे, भैंसें रखा करते थे, शीप, गोट्स, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा, ये सब वो रखा करते थे। ठीक है, उनका जो मेजर बिजनेस होता था वो होता था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड और कमर्स की एक्टिविटीज़ जो थी उनमें आ जाता था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉटन के साक्ष्य सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिले हैं, तो कपास को भी वो एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, जो नियर बाय सेटलमेंट्स होती थी, उनका जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ होता था, मिस्र के साथ होता था। ठीक है, इसके अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको कि वो इंपोर्ट किया करते थे? ठीक है, इंपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें करते थे और कहाँ कहाँ से करते थे? ठीक है, लाजवर्द एक पत्थर होता है बेशकीमती, ये नीचे जो ब्लू पत्थर दिया गया है, इसको वो इंपोर्ट किया करते थे। कहाँ कहाँ से? मेसोपोटामिया से करते थे, अफ़गानिस्तान से करते थे, सौराष्ट्र जो कि प्रेजेंट गुजरात में आता है, साउथ इंडिया कर्नाटक वाला एरिया जो हो गया वहाँ से करते थे। टिन को वो करते थे अफ़गानिस्तान, ईरान और बिहार से। कॉपर को, तांबे को करते थे खेतड़ी, बलोचिस्तान, अरब से। शिलाजीत को हिमालयन रीजन से करते थे। शंख और कौड़ी, ठीक है, इनको वो करते थे सौराष्ट्र और साउथ इंडिया से। नीलमणि को महाराष्ट्र से। फिरोज़ा ईरान से। सीसा करते थे ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। सिल्वर ईरान और अफ़गानिस्तान से। गोल्ड ईरान, अफ़गानिस्तान और साउथ इंडिया से। वही जो कर्नाटक का एरिया है वहाँ से। सेल खड़ी जो पत्थर होता है उसको वो करते थे ईरान, अफ़गानिस्तान और कर्नाटका से। चंदन राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और साउथ इंडिया से। ठीक है, ये जो मनके वगैरह होते थे, ये गोल्ड की ज्वेलरी, ये सब वहीं से पाया गया है। गोल्ड की हो गई, सिल्वर की हो गई, चांदी की हो गई, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही ज्वेलरी है। ऑर्नामेंट्स वहीं के हैं जो पाए गए हैं। ठीक है, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का अच्छा ज्ञान था उन लोगों को। ये जो मूर्तियाँ हैं ये इसीलिए मतलब कि ख़राब नहीं हुई हैं क्योंकि ये मेटल्स की बनी हुई हैं। ठीक है, ऊपर जो महिला का बुत बना हुआ है, ये बहुत ही फेमस स्टैचू है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पाया गया है। ठीक है, किन किन मेटल्स के जानकार थे वो? कॉपर, तांबा, लीड, इसके अलावा गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये सारी जो धातुएं थे उनके अच्छे जानकार थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। उस समय सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको ख़ास तौर पे गहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा उनको जानकारी थी कि किस तरह से धातुओं का अलॉय बनाना है। जैसे कि उन्होंने टिन को और तांबे को मिक्स करके कांसे का निर्माण किया, जिस वजह से उस सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, तो हाँ, और लोहे से परिचित नहीं थे, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने ध्यान रखना है। सील्स, मोहरें कौन कौन सी मिली हैं? ये पशुपति नाथ शिव की बड़ी फेमस मोहर है। इसमें कुछ जानवरों के जो स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि वन हॉर्न्ड बुल,
एक सिंगीय बुल बनाया गया है इसमें, भैंसा बनाया गया है, इसके अलावा बाघ बनाया गया है, गैंडा बनाया गया है, बकरी, हाथी, ये सारे जानवरों की मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं। इसके अलावा कुछ जैसे जो लोथल जगह है गुजरात की, जो कि फेमस एक बंदरगाह नगर माना गया है, जहाँ से कि व्यापार किया जाता था दूसरे देशों के साथ, वहाँ से एक मेसोपोटामिया की फ़ारस की एक मोहर मिली है, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा से अब क्या क्या पाया गया है, हड़प्पा जो स्थान है उससे क्या क्या मिला है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें वो पत्थर की बनी हुई हैं, शल की बनी हुई हैं, धातुओं की बनी हुई हैं, जैसे कि तांबे की बनी है, कांसे की बनी है, सोने की, चांदी की। ठीक है। इसके अलावा कुछ टूल्स, वेपन्स, हाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ से जो वेपन्स मिले हैं ना, वो मिले हैं ये जो नीचे दिए गए हैं, अदर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। युद्ध, लड़ाई झगड़ा वगैरह वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि थोड़े शांत किस्म के वो लोग थे। युद्ध वगैरह, तलवारें, भाले वगैरह ये सब नहीं चलाते थे वो लोग। ठीक है। तो जो चीज़ें मिली हैं वो गहने हैं। ठीक है। इसके अलावा गहने हैं। ठीक है। वेसल्स मिले हैं, और प्रकार की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ये मिट्टी के खिलौने मिले हैं, टेराकोटा मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा से इसके अलावा जो शवादान है वो मिले हैं। एक फेमस R37 नाम का ग्रेव यार्ड है जो कि वहाँ से मिला है। यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फेमस नगर हैं उनके नाम हैं, किन्होंने खोजा है, कब खोजा है, कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। और क्या क्या उस जगह से पाया गया है उसकी लिस्ट दी गई है। ठीक है। जैसे हड़प्पा का खोजा है दयाराम साहनी जी ने 1921 में। ठीक है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है, माउंट गोमरी, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है। वहाँ से क्या क्या मिला है, वहाँ से सैंडस्टोन मिला है जिसमें कि एक इंसान की जो मूर्ति है वो बनाई गई है, वो फेमस मूर्ति जैसे कि आपने देखी ही है। इसके अलावा वहाँ से ग्रेनरीज मिली हैं, जो अनाज के भंडार है, अन्नागार है, वो मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा तांबे के जो बैलगाड़ी है वो मिली है, R37 ग्रेव यार्ड मिला है, कॉफिन प्यूरियल्स मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा हाथी की खोपड़ी मिली है हड़प्पा से, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है। और चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये भी फेमस क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। इसकी खोज की है R.D. बैनर्जी ने 1922 में। ये कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब पाकिस्तान की, वहाँ पे यहाँ से क्या क्या मिला है, स्नानागार मिला है, द ग्रेट पाथ, ग्रीनरी, अन्नागार मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, वो जो तांबे की नर्तकी है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये जो रही सबसे पहले नंबर पे, ये बड़ी फेमस तस्वीर है। जो नर्तकी की तस्वीर जो मूर्ति मिली है वो मिली है मोहनजोदाड़ो से, ध्यान रखिएगा, डांसिंग गर्ल की। सील ऑफ पशुपति महादेव, जो मोहर बताई गई है आपको पशुपति महादेव की, जिसके आसपास काफ़ी सारे जानवर खड़े हैं, वो भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है। इसके अलावा वो जो पुरोहित का बुत मिला है वो भी वहीं से मिला है। इसके अलावा बुना हुआ एक कपड़ा मिला है, वो भी कॉटन का कपड़ा मिला है, वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। सुतका गेंडोर से अक्सर, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सुतका गेंडोर से क्या क्या मिला है। सुतका गेंडोर आपको याद होगा, ये वही नगर है जो कि पश्चिम में सबसे पश्चिमी नगर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। इसकी खोज की गई थी स्टीन द्वारा 1929 में। ये सबसे साउथ वेस्टर्न में, वेस्टर्न रीजन में स्थित है, पाकिस्तान के दास्त रिवर के किनारे। ठीक है। दास्त भी बोलते हैं उस नदी को, दास्त भी बोलते हैं।
चुहंदड़ो, NG मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की। सिंधु नदी के किनारे ही ये स्थित है, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे स्थित है सिंध प्रांत में। बीड मेकर शॉप, मनके की दुकानें काफ़ी सारी वहाँ पे मिली हैं। इसको इंडस्ट्रियल नगर माना जाता है। एक इंडस्ट्रियल नगर, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल नगर था वो चुहंदड़ो ही था, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी ही खास बात ये थी कि इसके चारों तरफ जो किलेबंदी थी वो नहीं हो रखी थी चुहंदड़ो के, ठीक है। फैशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो चुहंदड़ो से ही मिली हैं। इसके अलावा एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी आपको चुहंदड़ो से ही मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे ये वाली साइट जो है इसकी खोज की गई थी 1953 में घोष जी के द्वारा। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फायर आल्टर मिली है यहाँ पे, भट्टी मिली है, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा खेतों में मतलब कि पुलों वुडन के निशान मिले हैं, मतलब कि जैसे कि जुते हुए खेत के निशान मिले हैं यहाँ से, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान। लोथल, लोथल गुजरात का नगर है, ठीक है, जिसे बंदरगाह नगर माना जाता है। 1953 में इसकी खुदाई हुई थी आर राव जी के द्वारा। भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। फर्स्ट मैन मोड पोर्ट, ठीक है, डॉक यार्ड था यहाँ पे। बंदरगाह नगर था। राइस हस्क, जो चावल की भूसी है वो मिली है यहाँ से, ठीक है। फायर आल्टर्स, चेस प्लेइंग, चेस गेम जो थी वो फेमस थी उस वक्त की, लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये खेला करते थे, ठीक है। ड्यूल ब्यूरियल्स, मतलब कि युगल शवादान मिले हैं, मतलब एक साथ दो लोगों को जहाँ पे दफनाया गया हो, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। अर्न ब्यूरियल्स मतलब कि कलश शवाधान, बड़े से कलश होते थे जिसमें कि लोगों को अंतिम उनका जो होता था उसी में ही उनको मतलब कि शवों को रख दिया जाता था कलश के अंदर। चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, वही जो मटके होते हैं मिट्टी के बने हुए, पकी हुई मिट्टी के बने हुए, उनको पेंट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो मुद्रा है वो लोथल से मिली है। सुरकोटदा, सुरकोटदा की खोज की गई थी जेपी जोशी जी के द्वारा 1964 में भुज गुजरात में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य इसके अलावा मन के मिले हैं यहाँ से। बनावली, बनावली जो है ये हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। RS बिष्ट के द्वारा 1974 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से मन के मिले हैं, जौ। इसके अलावा हड़प्पा के कल्चर के काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज भी RS बिष्ट के द्वारा 1985 में की गई थी, गुजरात में है, ठीक है। आपने ये ज़रूर से याद रखना है कि कौन सी जगह कौन से स्टेट में है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, कुछ जगहों के नाम दिए होते हैं और ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जगह है जो कि इंडिया में नहीं है, या इनमें से कौन सी जगह है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड जो है वो इंडिया में है, कौन सी पाकिस्तान में, कौन सी किस नदी के किनारे है। कई बार मैचिंग भी आता है कि आपने साइट को उसके किस नदी के किनारे स्थित है उससे मैच करना है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम धौलावीरा की, तो धौलावीरा गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। वहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। वाटर रिजर्वायर्स, ठीक है। फर्स्ट IBC साइट ऑफ इंडिया टू हैव रिसीव द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय यूनेस्को। ये इंडिया की पहली साइट है जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो मिला है। रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। YD यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी इसकी खुदाई की गई थी 1953 में। इसमें ये जो साइट है ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे कि इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये वो कौन सी जगह है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वो रोपड़ है। राखी गढ़ी, अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा 1998 से लेकर 2000 के बीच में इसकी खुदाई की गई, हरियाणा में है, ठीक है। राखी गढ़ी की विशेष बात यह है कि जो राखी गढ़ी है ये सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है भारत की। भारत की सबसे बड़ी जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो राखी गढ़ी है। इसमें क्या क्या मिला है, काफ़ी सारे टॉयज़ मिले हैं, ठीक है, छोटे छोटे पहिए मिले हैं, और भी जैसी बाकी जगहों से चीज़ें मिली हैं वैसे ही मिली हैं। अब डिक्लाइन कैसे हुआ इस सभ्यता का? डिक्लाइन काफ़ी सारे स्कॉलर्स का मानना अलग अलग है कि क्या क्या रीज़न रहा होगा इसके डिक्लाइन होने का। कई लोग कहते हैं कि नदियों का सूख जाना, मॉनसून्स जो हैं उनकी दिशा बदल जाना, ठीक है, बारिशें समय पे ना होना जिसकी वजह से, क्योंकि वो लोग खेती पे ही डिपेंड करते थे, तो जब बारिशें समय पे नहीं होती थी तो उनको काफ़ी नुकसान होता था। फिर उनका जो व्यापार है वो भी ठप हो जाता था। कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि बाहर से कोई और, जैसे कि आर्यंस वगैरह है, उनका हमला हो गया हो, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो यहाँ ये जगह को छोड़ के चले गए। और भी काफ़ी सारे रीजंस बताए जाते हैं, या फिर बाढ़ आ गई होगी जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। जैसे कि फिल्म भी आई थी एक मोहनजोदाड़ो, उसमें बाढ़ को कारण बताया गया था इस सभ्यता के नष्ट होने का। तो इस तरह से अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मानना है कि एकदम से भी नष्ट नहीं हुई होगी ये सभ्यता, धीरे धीरे नष्ट हुई होगी, क्योंकि बाद में भी लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी साक्ष्य कहीं कहीं से मिले हैं, ठीक है। तो ये कारण माने जाते हैं। जैसे ऑप्शंस में बोला जा सकता है कि क्या क्या कारण, कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। तो कारण मॉनसून को भी माना जाता है, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन्स को भी कारण माना जाता है, ठीक है, नदियों के सूख जाने को भी कारण माना जाता है, बाढ़ को भी कारण माना जाता है। अगर कोई और कारण आता है तो वो नहीं है, तो ये सब कारण माने जाते हैं, ठीक है। एक बार हम वो साइट्स देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं साइट्स को जो मैंने छोड़ दिए थे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे है। लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सुतका गिंडोर जो कि सबसे पश्चिमी नगर है सिंधु सभ्यता का, ये पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। कोट दीजी इंडस नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ राजस्थान इंडिया में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर इसलिए भी याद रहना चाहिए क्योंकि सबसे पूर्वी शहर है ये। सुरकोटदा साबरमती या भोगवा नदी के किनारे है, साबरमती और भोगवा दोनों नदियों के किनारे। कच्छ गुजरात में है। बनवली बनावली भी बोलते हैं इसको, सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा, सरस्वती जो कि अब अलोप हो चुकी है नदी। धौलावीरा घग्गर नदी के किनारे है, रन ऑफ कच्छ गुजरात इंडिया। राखीगढ़ी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। धौलावीरा के बारे में आपको एक विशेष बात और बता देती हूँ कि धौलावीरा वैसे तो बहुत बड़ी साइट है, लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही फैली हुई है। अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदाड़ो। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदाड़ो। इंडिया का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दायमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी साइट है, प्रवरा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा देसलपुर घुड़ नदी के किनारे है, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। अगर आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, अगर उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।